तो आज हम हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हमने देख लिया था कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है, और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर 1 और 2 का जो पार्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आज वाले ही लेक्चर में हम एट द एंड लेंगे एमसीक्यूज। जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं जो हमारे स्टैंडर्ड बुक के अंदर मेंशन है, उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो बुक है जो हम रेफर कर रहे हैं, जो ये बुक है जिसको हम रेफर कर रहे हैं, इसका हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अगर कोई आज हमारा लेक्चर 2 से देख रहा है वीडियो, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप पहले लेक्चर 1 देखिए। ठीक है, इसके अंदर हमने काफी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी थी, कई सारे टर्म्स थे जो मैंने समझाने की कोशिश की थी इसमें। ये जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आज वाला जो लेक्चर है वो आपके लिए स्मूथ हो जाएगा समझना, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। आज हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो हमारा मैनेजमेंट वर्ड पे फोकस होने वाला है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है, और फिर हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल जो होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। देखो, अगर मैनेजमेंट को आप देखें तो मैनेजमेंट मतलब क्या है, कोई भी जो चीज है या कोई भी जो टास्क है उसको मैनेज करना। मैनेज का मतलब क्या है, टाइम के बेसिस पे मैनेज करना, या जो उस पे कॉस्ट लग रही है उसके हिसाब से मैनेज करना है, उसमें क्या स्कोप है, क्या रिस्क हो सकते हैं, उन सब चीजों को मैनेज करके एक आपको वेल डिफाइंड जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना ही आपका क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर कई सारी एक्टिविटीज आपकी इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी अगर आप देखें तो वो होती है आपकी प्लानिंग। व्हाट प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, मतलब क्या चीज कैसे होनी है उसको प्लान करना आपका आता है प्लानिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जो भी चीजें आपको करना है उनके लिए अरेंजमेंट्स करना। ठीक है ना, जो भी टास्क आप करना चाहते हो उन टास्क के लिए अरेंजमेंट्स परफॉर्म करना। स्टाफिंग मीन्स क्या होगा कि जो भी आपको काम करना है, यानी कि देखो एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल जॉब्स होती हैं, उन जॉब्स के लिए एक राइट पीपल्स को सेलेक्ट करना, ताकि क्या हो, वो टास्क जो है अच्छे से आपका ऑप्टिमाइज वे में अचीव हो सके, यानी कि स्टाफिंग। नेक्स्ट होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। मॉनिटरिंग मीन्स जो भी उस आपके टास्क में प्रोग्रेस हो रही है उसको चेक करना। कंट्रोलिंग मीन्स अगर कोई भी आपको सपोज कोई एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई रेमेडी लेनी पड़ रही है, कोई प्रोग्राम, कोई परफॉर्मेंस के केस में, तो वो आपका आ जाएगा किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। नेक्स्ट इज योर इनोवेटिंग। व्हाट इनोवेटिंग मीन्स कि अगर कोई सोल्यूशंस चाहिए हमें, ठीक है ना, कोई आपका जो टास्क चल रहे हैं उसके अंदर इफ यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम्स और इफ यू आर फेसिंग सम इशू, देन यू हैव टू कम अप विद द न्यू सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड लास्ट एक्टिविटी इज योर रिप्रेजेंटिंग। रिप्रेजेंटिंग मीन्स जो भी आपके टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी काम आपका चल रहा है, जो भी प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करना आपके क्लाइंट्स को, यूजर्स को, डेवलपर्स को, सप्लायर्स को, और जो भी उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर आपके स्टेक होल्डर्स हैं इन्वॉल्व, उनको। तो ये बेसिकली होती है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज, जो एक इंक्लूड होती है जिससे कि एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है आपका बन के बाहर आता है, और वो प्रोजेक्ट जो है फिर आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। अब अगर आप देखें कि जो प्रिंसिपल है आपका, मेन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस है उसका जो प्रिंसिपल है, उसमें आप देखेंगे तो 3 चीजें होती हैं। प्रोजेक्ट का इनिशिएशन, ठीक है, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, एंड लास्ट इज योर प्रोजेक्ट क्लोजिंग। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो पार्ट है उसके अंदर आपका प्लानिंग पार्ट आता है, ठीक है ना, प्लानिंग से आपकी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस चलता है, फिर यहाँ से आपका कंट्रोलिंग। तो देखो कंट्रोलिंग आपका यहाँ पे क्या है, 2 वे है, ठीक है ना। जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो भी आपने प्लान बनाया है, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम पे ही आपकी कंट्रोलिंग भी परफॉर्म होती है, और साथ ही साथ अगर रिक्वायरमेंट है कि प्लानिंग में कुछ चेंजेस चाहिए तो वहां पे आप उसको भी यहाँ पे डायरेक्ट करते हो। तो देखो ये एक तरीके से क्या बन रहा है, एक तरीके से साइकिल टाइप में चल रहा है जो आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, जिसमें जो भी आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना, उस एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, उसकी प्रोग्रेसेस को कंट्रोल करना, और अगर कुछ रिक्वायरमेंट आती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे कि प्लानिंग में कुछ चेंजेस चाहिए, तो उस केस में क्या आ जाएगा,
प्लानिंग को वापस से अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो यहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा। जब ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, दैट मीन्स योर प्लानिंग प्रोसेस, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस, इसके बाद क्या होता है आपका प्रोजेक्ट क्लोजर वाला फेज आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट क्लोजिंग। ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, प्रोजेक्ट क्लोजिंग, कंट्रोलिंग फेजेस क्या होते हैं आज के ही लेक्चर में हम देखेंगे। बट मोटा मोटी अगर आप देखें तो इसमें काफी अच्छे से तरीके से समझ में आ रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है उसका प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है मैनेजमेंट कंट्रोल। देखो, मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, उनको इन्वॉल्व करते हुए, ठीक है ना, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ठीक है ना, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है ना, जो भी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, उसको मॉनिटर करना आ जाता है आपके मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर, ठीक है ना। कई सारे मैनेजमेंट अटेंशंस आपके यहाँ पे वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं जब आप मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहते हो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसके अंदर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है डायग्राम में, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी रियल वर्ल्ड है, ठीक है, जहां से आपकी प्रॉब्लम इनिशिएट होती है, यानी कि जो प्रॉब्लम प्रपोज होती है, उस प्रॉब्लम प्रपोज के लिए आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है ना। ये एक ऐसा डेटा होता है आपका रॉ डेटा। इस रॉ डेटा को प्रोसेस करके, ट्रांसफॉर्म करके हम क्या करते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग परफॉर्म करके हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और ये एक इटरेटिव प्रोसीजर है, ठीक है ना। हो सकता है बाद में और डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो यू विल गेट द डेटा फ्रॉम द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद वापस डेटा प्रोसेसिंग की जाएगी और उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन है और जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसके जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिफाइन किए थे, ये दोनों मिलके आप क्या बनाते हो, प्लानिंग बनती है, ठीक है ना। इन दोनों को यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्रिएट करते हैं या फिर प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपकी होती है मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स जो प्रोजेक्ट है उसका कैसा मॉडल क्रिएट होगा, ठीक है ना, क्या क्या उसके अंदर मॉड्यूल्स आप इंक्लूड करोगे, कैसे उसकी स्टाफिंग होगी, क्या डायरेक्शंस दी जाएंगी, ठीक है, वो सब आ जाता है आपके मॉडलिंग प्रोसेस में, ठीक है ना। मॉडलिंग होने के बाद जब आपका डिसीजन, एक बार फाइनल डिसीजन एक होता है ना, जैसे वैसे तो देखो कुछ कुछ चेंजेस आपके है ना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज भी होते हैं, बट एक बार जब होता है कि हाँ हमारी जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, उस टाइम पे कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है आपका, इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो ये एक तरीके से क्या होता है, आपका पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल चलता है और इस इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे ही जो है आपके एक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। तो ये हो जाता है आपका प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल। नेक्स्ट देखिए, यही सब मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो डायग्राम है इसी का मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है ताकि अगर आप नोट्स में से पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा देखना। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है ना। अब अपने पास दो चीजें हैं, एक तो हमने देखा था जब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था तब हमने देखा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, यानी कि SDLC हमने पढ़ा था, ठीक है ना। उसके अंदर हमने कई सारे फेजेस देखे थे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज हो गया, फीजिबिलिटी एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, ठीक है ना, मैनेजमेंट, ठीक है ना, मेंटेनेंस, सॉरी, और उसके बाद इसका एंड है ना, एंड फेज, ठीक है। तो अब देखो दो तरीके की बात है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इसके अंदर कैरी आउट होता है, ये कौन कैरी आउट करता है, डेवलपर्स करते हैं। जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल होता है उसको कौन कैरी आउट करता है, मैनेजर, ठीक है। और अगर हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो बेसिकली हमारा क्या बनता है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जनरली हम इसको क्या बोल देते हैं, जनरल वे में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इन दोनों को मर्ज करके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है ये आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, ठीक है ना, या फिर आप क्या बोलेंगे, जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का एक सॉफ्टवेयर ना एक पार्ट होता है, ठीक है ना, वो उसके अंदर इंक्लूड होता है। ऑल ओवर आप क्या करना चाह रहे हो, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया जाता है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, आप वहां जाके देखिए, उसके अंदर हमने सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। आज वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। देखिए और थोड़ा सा आप देखिए, अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस क्या होते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देखो,
जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड डिलीवरी। जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है उसमें प्लानिंग से पहले यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है उससे भी पहले एक फेज आता है जिसको हम क्या कहते हैं? इनिशिएटिंग फेज। ये सारे फेजेस हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से स्टार्ट होता है, जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है उसमें एक फेज पहले ही स्टार्ट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? इनिशिएटिंग फेज। तो ये थोड़ा सा चीजें ध्यान होनी चाहिए कि कौन से फेजेस किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है उसके अंदर कौन कौन से फेजेस हैं? इनिशिएशन के बाद जो भी प्रोजेक्ट चार्टर्स बन रहे हैं उनसे आपकी होगी प्लानिंग फेज। ठीक है, प्लानिंग होने के बाद आपका क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा और एग्जीक्यूशन के बाद आपका कौन सा होगा? प्रोजेक्ट का क्लोजिंग फेज स्टार्ट होगा। तो ये पांचों जो फेजेस हैं, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन फेज के साथ साथ आपका एक कंट्रोल फेज भी आता है, उसको अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि ये थोड़ा सा इटरेटिव मैनर में चलता है, तो इन दोनों को आप एक फेज भी मान सकते हो और इनको अलग अलग फेज भी माना जा सकता है। पर मोटा मोटा देखें तो अगर हम बुक के रेफरेंस से चले तो यहाँ पे कौन कौन से फेजेस है? इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड क्लोजिंग फेज। अब हम देखते हैं कि इन फेजेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो देखो इन फेजेस को समझाने के लिए मैं बुक का ही डायरेक्टली रेफरेंस ले रही हूँ। बुक के अंदर मैंने चीजें मार्क कर रखी हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो हम डायरेक्ट बुक से ही इसको रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे से क्वेश्चंस बन सकते हैं इजीली। चाहे तो आप देखिए अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो उसमें भी आ सकता है, और उसके साथ ही साथ आपके अगर आप देखें जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उसमें भी कई बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे आपके नोट्स में भी शॉर्ट पॉइंट्स में इसको मेंशन कर रखा है ताकि आपके अगर कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट अगर ये पॉइंट्स आपको ध्यान रहेंगे तो आप अच्छे से इनको और ज्यादा एक्सपैंड करके लिख पाओगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी हम डायरेक्ट बुक का रेफर लेते हैं और फिर हम वापस से आएंगे इस हमारे लेक्चर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है वो मैं आपको बुक से पढ़ाने चाह रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट फेज हम क्या कौन सा बोला? प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज। अब देखो प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद द प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज। प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज क्या होता है? इनिशियली किससे स्टार्ट होता है? आपके प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट से। ठीक है ना, प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है आपका प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज। और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? जो सॉफ्टवेयर की काफी सारी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको थोरोली अंडरस्टूड किया जाता है, उनको समझा जाता है, और काफी सारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके प्रोजेक्ट के उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनको समझा जाता है। और ये किस तरीके के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? प्रोजेक्ट का स्कोप हो सकता है, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं कि क्या प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रेंट होंगे, कॉस्ट क्या होगी, ठीक है ना, किसी उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट आप प्रपोज करना चाह रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन उसका निकालने के लिए आपकी क्या कॉस्ट इनकर्ड होगी और क्या बेनिफिट फाइनली आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, इनको ध्यान रख के प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज स्टार्ट किया जाता है। और इसी की ही अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपकी जो है फिजिबिलिटी जो स्टडी होती है प्रोजेक्ट की, वो फाइंड आउट की जाती है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो क्या वो फाइनेंशियली और टेक्निकली फिजिबल है भी या नहीं। तो ये सारी फिजिबिलिटी स्टडी आपकी परफॉर्म की जाती है, सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं और उसके बेसिस पे बनता है आपका जो आपकी फिजिबिलिटी स्टडी है, उसके बेसिस पे आपका बनता है बिजनेस केस। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हमारा चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो बिजनेस केस बन जाता है ना, ये बिजनेस केस फिर जाता है टॉप मैनेजमेंट के पास। ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट जो है इस बिजनेस केस से जो फिजिबिलिटी स्टडी की गई और उससे जो बिजनेस केस बना गया उससे अगर वो एग्री हो जाते हैं तो फिर वो किसको अपॉइंट करते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट चार्टर लिखा जाता है जो कि एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। और फाइनली क्या बनी जाती है? आपकी प्रोजेक्ट टीम बनी होती है। ये ध्यान रखना, प्रोजेक्ट चार्टर जो होता है जनरली एक फिक्स्ड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता है थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट चार्टर कब बनता है? जब टॉप मैनेजमेंट जो है बिजनेस केस जो कि फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू किया गया है उससे एग्री हो जाते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करते हैं और प्रोजेक्ट चार्टर को लिखा जाता है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट चार्टर होता है ये ग्राउंड सेट कर देता है मैनेजर के लिए कि वो अपना प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज स्टार्ट
कर सकता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज के अंदर जो प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट होता है और जो बिजनेस केस क्रिएट होता है, ये बेसिकली एक ग्राउंड सेट कर देता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि वो किस तरीके से अब अपना प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज स्टार्ट कर सकता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया गया था, किसके थ्रू, बैरी बोहेम के थ्रू। बैरी बोहेम ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको बोला जाता है W5HH प्रिंसिपल, ठीक है। ये W5HH प्रिंसिपल बेसिकली 7 सेट ऑफ क्वेश्चंस है और इसका मतलब क्या होता है कि हर क्वेश्चन का जो फर्स्ट लेटर का एक्रोनिम है वो यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो ये यहाँ पे क्या चीज है, ये इन्होंने, बैरी बोहेम ने क्या किया था इस प्रिंसिपल के थ्रू जो क्वेश्चंस को समराइज कर दिया था जो कि पूछे जा सकते हैं जब आप प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाह रहे हो। तो ये क्वेश्चंस क्या क्या है, फर्स्ट है क्वेश्चन व्हाई इज द सॉफ्टवेयर बीइंग बिल्ट, ठीक है ना, क्यों आप उस सॉफ्टवेयर को बनाना चाह रहे हो। व्हाट विल बी डन, उसे क्या होगा। When will it be done, उसको कब करना है, ठीक है ना। Who is responsible for a function, जो भी functions परफॉर्म होने वाले हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। Where are they organizationally located, तो जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो ऑर्गेनाइजेशनली कहाँ लोकेट होगा। How will the job be done technically and managerially, अब जो जॉब्स उसके अंदर परफॉर्म होने वाली है, जो टास्क उसके अंदर परफॉर्म होने वाला है वो कैसे टेक्निकली और मैनेजरली कैसे परफॉर्म होने वाला है। एंड लास्ट इज हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्सेज नीडेड, जो उसके लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो कितने क्वांटिटी या फिर आप कहें कि कितना उसका मेजरमेंट रहेगा, कितने रिसोर्सेज आपको रिक्वायर होंगे उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज का ही हिस्सा है जिसके अंदर बैरी बोहेम ने W5HH प्रिंसिपल दिया था, जिसके अंदर उन्होंने 7 सेट ऑफ क्वेश्चंस को समराइज किया था जिससे कि प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझा जा सके। अब जब ये काम हो जाता है, ठीक है ना, दैट मीन्स जब टॉप मैनेजमेंट कन्विंस्ड हो गया है बिजनेस केस से कि भाई हाँ इस प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है और प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप हो चुका है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, एक फॉर्मल बिडिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। फॉर्मल बिडिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि सपोज उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पार्ट्स या कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिनको आप दूसरे वेंडर्स से डायरेक्टली खरीद सकते हो ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रहे, टाइम एफिशिएंट रहे, ठीक है, और कॉस्ट भी आपकी कम लगे। तो उस केस के लिए क्या होते हैं, आपके कुछ फॉर्मल बिडिंग प्रोसेसेस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है ना। बिडिंग का मतलब है कि आप क्या करते हो, जैसे पता ही है इसमें कोई भी हम नया प्रोजेक्ट बनता है तो क्या होता है, बिड्स निकलती, बिड देते हैं लोग, अपने अपने हिसाब से देते हैं कि कौन कितने टाइम में या कितने पैसे में इस काम को कर सकता है। तो वो ये आपका यहाँ पे आ जाता है बिडिंग प्रोसेस। तो कई सारी बिडिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है इन्होंने। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो इसमें फर्स्ट जो बिडिंग प्रोसेस है वो होता है आपका रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जिसको हम बोलते हैं RFQ। देखो RFQ कब परफॉर्म की जाती है, ये वाली बिडिंग टेक्निक तब परफॉर्म की जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर है कि क्या तो स्कोप है, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वर्क का स्कोप क्या है, और उस प्रोजेक्ट के लिए उसको गुड अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनाइजेशन को और उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस भी उनको पता है, बट दे जस्ट वांट कि कौन कितने पैसे में उसको कर सकता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या मेंशन करती है, स्कोप ऑफ द वर्क मेंशन करती है किसके अंदर, अपने स्टेटमेंट ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट में। और जो भी RFQ होता है उसके बेसिस पे वेंडर्स जो है अपनी कोटेशंस को सबमिट करते हैं और जो भी उनको फिर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि कौन कम प्राइस के अंदर उस काम को कर पा रहा है, उस बेसिस पे वो वेंडर को डिसाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक और टर्म यूज किए जाते हैं। देखो जो RFQ है ना वो सिमिलर किसका है, RFT का। हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं कि क्या होता है ना कि टेंडर निकला है, ठीक है ना, टेंडर निकालना है तो रिक्वेस्ट फॉर टेंडर जो है वो बेसिकली RFQ ही है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। एक और बिडिंग टेक्निक होती है आपकी, वो होती है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये कब यूज होती है, जब ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसको प्रॉब्लम की तो अच्छी खासी समझ है, ठीक है ना, उसको प्रॉब्लम तो पता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या प्रॉब्लम या क्या स्टेटमेंट है, ठीक है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, लेकिन उनको सोल्यूशन जो है उसकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है ना। यानी organization may not have a sufficient knowledge about the different features that are to be implemented and may lack familiarity with the possible choices of implementation environment, कि क्या database यूज होना है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना है, क्लाइंट सर्वर डिप्लॉयमेंट कैसा रहेगा, तो इन सब की क्या है, उसको पॉसिबल चॉइसेस क्या रहने वाली है उसकी इतनी गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उस केस में क्या दिया जाता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसके अंदर क्या होता है, जो वेंडर्स होते हैं उनको अपने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी
प्रोवाइड करने होते हैं और उसके साथ साथ हर सोल्यूशन की जो भी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रहेगी वो भी वहां पे प्रोवाइड करनी होती है। तो आरएफपी प्रोसेस जो है उसके बेसिस पे क्या होता है, जो भी रिक्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या प्रोजेक्ट के सोल्यूशंस हो सकते हैं और उसके बेसिस पे वो क्या क्रिएट करती हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है वो लेती हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन विच इट कैन फॉर्म अ स्टेटमेंट ऑफ वर्क फॉर रिक्वेस्टिंग आरएफक्यू फ्रॉम द वेंडर्स, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या करती है, आरएफक्यू लेती है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, क्योंकि अब उनको सोल्यूशन का जो था अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उस केस पे फिर वो क्या करती है, स्टेटमेंट ऑफ जो वर्क है उसको बनाती है और उसके लिए रिक्वेस्ट करती है किससे, वेंडर से। लास्ट है आपका रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन सॉलिसिटिंग बिड्स में पब्लिश एन आरएफआई। Now RFI means based on the vendor response to the request for information, the organization can assess the competencies of the vendor and shortlist the vendor who can bid for the work, ठीक है ना। तो RFI जो है वो रिस्पॉन्सेज होते हैं फ्रॉम द वेंडर, मे बी यूज इन कंजक्शन विद RFP और RFQ के साथ, ओके। तो ये 3 तरीके की आपकी बिडिंग टेक्निक्स होती है। अब देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है। जब आपका प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज कंप्लीट हो गया, जिसमें बिजनेस केस आपका बन गया है, प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट हो गया है, आपने बिडिंग प्रोसेसेस भी जो है चालू कर दी है, अप्लाई कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट आउटकम जो अगर मानते हैं ना प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज का, तो वो होता है आपका प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है ना। प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज के टाइम पे क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कई सारी प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है और कई सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है ना। इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट के टास्क आइडेंटिफाई होते हैं कि, और शेड्यूल जो है प्रोजेक्ट टास्क का वो आइडेंटिफाई होता है। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज आप असाइन करते हो, टाइम फ्रेम असाइन करते हो टास्क को। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट बनता है वो बनता है आपका रिसोर्स प्लान। रिसोर्स प्लान के अंदर क्या करते हो, रिसोर्सेस लिस्ट की जाती है, मैन पावर कितनी लगने वाली है, क्या इक्विपमेंट्स यूज होने वाले हैं, ताकि हम प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल मैनर में एग्जीक्यूट कर सके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बनते हैं रिसोर्स प्लान के अंदर। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि किस तरीके का आप प्लान रखोगे, मैन पावर, इक्विपमेंट्स और या फिर जो दूसरी कॉस्ट आपकी लगने वाली है, उन सबकी प्लानिंग आ जाती है आपकी फाइनेंशियल प्लान डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी प्लान। क्वालिटी प्लान किस लिए होता है, प्लान ऑफ क्वालिटी टारगेट्स एंड कंट्रोल प्लान्स आर इंक्लूडेड इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड लास्ट आपका होता है रिस्क प्लान। रिस्क प्लान में जो भी पोटेंशियल रिस्क है उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो उनकी लिस्ट बनाई जाती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। क्या प्रायोरिटाइजेशन रहेगा, यानी कि कौन से रिस्क को सबसे पहले हैंडल करना इंपॉर्टेंट है, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है ना। क्या एक्शंस होंगे, उनके सारे प्लान्स उसके अंदर मेंशन होते हैं, ताकि हम क्या कर सके, उन रिस्क को मिटिगेट कर सके या फिर उन रिस्क को रिड्यूस कर सके। तो प्लानिंग फेज के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ योर प्रोजेक्ट मैनेजर। जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना, तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपके टास्क को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, कई सारे मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो एज अ प्लान, जो भी अकॉर्डिंग टू प्लान है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड टू इंश्योर दैट द टास्क आर एग्जीक्यूटेड एज पर प्लान एंड करेक्टिव एक्शंस आर टेकन, ठीक है ना। देखो ये हो सकता है कि जब आपके टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं तब हो सकता है कि कुछ प्रोसेसेस आपकी डेविएट हो गई, तो उस केस में जो भी नेसेसरी एक्शंस लेने हैं या जो भी करेक्टिव एक्शंस परफॉर्म करने हैं उसको भी इंश्योर करता है आपका, ठीक है ना। और ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग हुई है उसी प्लानिंग के बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको अभी डायग्राम में भी बताया था। प्रोजेक्ट प्लान मे हैव टू बी रिवाइज्ड, okay, periodically to accommodate any changes to the project plan that may arise on account of change request। किसी रिक्वेस्ट के बेसिस पे या कुछ इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि कुछ चेंजेस आपको करने पड़ रहे हैं, तो उस केस में आपका प्रोजेक्ट प्लान जो है वो भी रिवाइज्ड होता है, ठीक है। तो
जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको इंश्योर करने के लिए ये इंश्योर किया जाता है कि आपका जो प्लान है वो और एग्जीक्यूशन जो है उस प्लान का, वो दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं। और जब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, सारे डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, कस्टमर के थ्रू एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज कंप्लीट हो जाता है और फिर आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे प्रोसीड करता है, प्रोजेक्ट क्लोजर फेज। आपके प्रोजेक्ट क्लोजर फेज पे वो प्रोसीड करता है, जहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो भी प्रोजेक्ट क्लोजर है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, आपके जितने भी आपने रिलीज, जितने भी रिक्वायर्ड डिलीवरेबल्स हैं उनकी कंप्लीशन, ठीक है ना, वो कस्टमर के साथ, और जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब यहाँ पे इंक्लूड होगा, जो इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट रिसोर्सेज है, ठीक है ना, वो रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी सप्लाई एग्रीमेंट्स है, ठीक है, वेंडर्स के साथ, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, या जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स है उनको कंप्लीट कर दिया जाता है। एक तरीके से आप देखो कि मतलब आप प्रोजेक्ट क्लोजर, यानी कि आप प्रोजेक्ट को क्लोज करना है, तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो भी कोई काम पेंडिंग रह रहा है, चाहे पेमेंट हो चाहे रिसोर्सेज हो, उन सबको क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट क्लोज कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, एक पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू होता है, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करने के लिए या फिर ये एनालाइज करने के लिए कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही और उससे हमने क्या लेसन सीखा, ठीक है ना, उससे हमने क्या टेक्स लिए जो कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फेज है, आपके 4 इंपॉर्टेंट फेज हैं। एग्जीक्यूशन के अंदर ही आप कंट्रोल प्रोसेस को भी लेते हैं, तो ये दोनों फेज आप मर्ज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कई कुछ लोग जो है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनको अलग अलग फेज मानती है, बट यहाँ पे जो कंट्रोल प्रोसेस है या जो मॉनिटरिंग फेज है वो आपके एग्जीक्यूशन फेज का ही हिस्सा है। तो हमारे 4 फेजेस हैं, इनिशिएशन फेज, ठीक है, प्लानिंग फेज, आपका फिर आ जाएगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज, तो लास्ट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट क्लोजर फेज। तो ये होता है आपका क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बहुत मेंशन कर रखे हैं, तो शॉर्ट तो मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आपको अगर कहीं पे थ्योरेटिकली लिखना है तो आप इन पॉइंट्स को भी याद करके जाओगे तो आप लिख पाओगे। रादर मेरे को थोड़ा सा था कि ये चीज मैं आपको बुक से ही डायरेक्टली पढ़ाऊं, ताकि जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी उस चीजों को ग्रैस्प करने में। अब लास्ट जो पॉइंट है आपका इस चैप्टर का वो है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब कि ट्रेडिशनली कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती थी और अभी मॉडर्न वे में कैसे परफॉर्म की जाती है, उन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ मैंने एस्पेक्ट्स लिए हैं और उन एस्पेक्ट्स पे देखा है कि ट्रेडिशनल में वो चीजें कैसे हैंडल होती थी और मॉडर्न में वो चीजें कैसे हैंडल होती थी। अगेन ये चीज जो है ये आपका होमवर्क है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी है। कुछ चीजें मैंने आपको पहले भी समझाई कि कैसे ट्रेडिशनल होता है, नहीं होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसके अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे मैं और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए प्रोड्यूस कर सकूं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। कुछ कंक्लूजन्स अगर हम देखें कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, तो सबसे मेन जो चीज है वो हमने सीखा कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्ट को अगर हम डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो एक नॉन रूटीन टास्क है जिसके अंदर कई सारे अनसर्टेनिटीज होती हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके कई सारे तो जो एट्रीब्यूट्स हैं या फिर जो भी फीचर्स हैं वो आपके अदर प्रोजेक्ट्स के जैसे ही होते हैं, बट कई सारी डिफिकल्टीज होती है जो हमको फेस करनी होती है, जैसे इनविजिबिलिटी हो गई, कंफर्मिटी हो गई। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे अडेप्टेबिलिटी है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की एक स्ट्रेंथ होती है। इसके अलावा जो की फैक्टर है किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस का, ठीक है ना, कोई भी प्रोजेक्ट को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो उसका जो की फैक्टर है वो माना जाता है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जो भी स्टेक होल्डर है, ठीक है ना, जो भी यूजर है, दे आर कंफ्यूज। अगर वो ही कंफ्यूज होंगे तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव से क्लियर नहीं होंगे तो आप उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो ये इसका एक की फैक्टर माना जाता है, ठीक है। कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के अंदर, और उन सबके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल माना जाता है कि सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके अलाइन करने चाहिए सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट से, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव
को इफेक्टिव बनाने के लिए कई सारे प्रैक्टिकल वेज होते हैं जिससे टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है प्रोजेक्ट के ऊपर की जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट के अंदर क्या होते हैं, कई सारे डिफरेंट पीपल या फिर हम बोले स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एक इफेक्टिव चैनल होना चाहिए, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन का वो स्टैब्लिश होना चाहिए जिससे क्या हो सारों के साथ में, यानी कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन सेटअप रहे, ताकि एक जो एम्बिग्यूटी है वो ना आए प्रोजेक्ट के अंदर और आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सके। तो ये कुछ कंक्लूजन है, ये हमने देखे, ठीक है, हमारे इस चैप्टर के अंदर, जिस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए कई सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिसमें वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की मैट्रिक्स बताना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेक्ट्रम बताना स्टार्ट कर देते हैं, बट द मेन थिंग इज सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, क्या हमें इसको पढ़ने की जरूरत है भी या नहीं, क्या क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, क्या मैनेजमेंट का मतलब है, क्या मैनेजर का रोल होता है। जैसे हमने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ा था तब हमने सिस्टम एनालिस्ट के रोल देखे थे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल देखेंगे। तो कई सारी टर्मिनोलॉजी से कई बार कई लोग बोलते हैं कि अरे सब कुछ सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट सी जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, इस वीडियो लेक्चर्स को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ही इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ाया जाता है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन अब क्योंकि चैप्टर हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा हमें टेस्ट करना है कि हमने जितना पढ़ा है उसमें हमको सब चीजें समझ में आई भी हैं या नहीं, हम चीजों को अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं, वो अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग खुद ही इनके आंसर्स दें, ठीक है ना, मेरे आंसर्स बताने से पहले, जिससे क्या होगा आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं। खैर मैं आंसर्स तो बता ही दूंगी, ये सारे क्वेश्चंस भी मैंने जो है उस स्टैंडर्ड बुक के ही रेफर किए हैं, ताकि आप लोग क्या है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी आता है तो आप इजिली आंसर कर पाओगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which one of the following is not a characteristics of a software project? फर्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट कैन हैव अ नॉन रूटीन टास्क दैट इन्वॉल्व चैलेंज, तो ये तो ट्रू है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी। प्रोजेक्ट कैन हैव सेवरल रूटीन टास्क, ये भी मैंने आपको बताया था, जो प्रोजेक्ट है वो उसके कॉम्बिनेशन होता है रूटीन टास्क और नॉन रूटीन टास्क का। रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली कंस्ट्रेंट, ये बात भी ट्रू है। देखो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट के लिए हमेशा रिसोर्सेज अनलिमिटेड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना, हर रिसोर्सेज पे कंस्ट्रेंट होता है। जब भी आप प्रोजेक्ट को यूज करते हो, प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हो, तो आपके पास कंस्ट्रेंट मैनर में ही रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें आप यूज कर पाते हो। लास्ट क्या है, एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैज अ प्री डिटरमाइंड स्टार्टिंग पॉइंट बट मे कंटिन्यू इंडेफिनेटली, मे कंटिन्यू इंडेफिनेटली, ये चीज इसको फॉल्स बना रही है, ठीक है ना। प्री डिटरमाइंड स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज ट्रू, बट कंटिन्यू इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना, उसका भी एक डिटर्मिनिस्टिक टाइम होता है, ठीक है। अगर इनडेफिनेटली कंटिन्यू रखोगे तो सॉफ्टवेयर का कोई बेनिफिट ही नहीं क्रिएट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सपोज मार्केट में आया ही नहीं तो वो बस एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पे बर्डन क्रिएट करेगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन डी जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following statement concerning the business case for a project is false? ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था बिजनेस केस का मतलब क्या होता है। देखो, it provide the cost that would be incurred to complete the project, that is true, ये भी मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट देखिए, it provides the benefits that are expected to occur from दी अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट, ये भी ट्रू है। ये देखो ये सब प्रोजेक्ट इनिशिएशन के ही पार्ट है ना। प्रोजेक्ट इनिशिएशन में हम देखते हैं कि क्या कॉस्ट लगने वाली है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उस प्रोजेक्ट से। जो W5HS प्रिंसिपल है वो बेसिकली इसी बेसिस पे ही है, ठीक है ना। इट प्रेजेंट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। वंस द बिजनेस केस इज कंप्लीटेड एंड अप्रूव्ड बाय द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, द फीजिबिलिटी स्टडी इज अंडरटेकन, दैट इज रॉन्ग, ये फॉल्स है। जबकि जो फीजिबिलिटी स्टडी है ना उसी के ही बेसिस पे आपका बिजनेस केस बनता है। तो बिजनेस केस बनने के बाद फीजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट नहीं होती, फीजिबिलिटी स्टडी के साथ साथ ही आपका जो है बिजनेस केस डेवलप होता है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट? First option is a series of activities designed
टू अकम्प्लिश सम ऑब्जेक्टिव्स नहीं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एन अटेम्प्ट टू परफॉर्म समथिंग दैट हैज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायर बोथ ह्यूमन एंड अदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड यूजुअली हैज टू अबाइड बाय सेवरल कंस्ट्रेंट। ये बात भी सही है, ये वाला आपका एक मोस्ट एक्सेप्टेबल मानी जा सकती है। दूसरी देखते हैं, अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू अकम्प्लिश अ वेल डिफाइंड गोल बट इन जनरल कैन बी विदाउट एनी एंड पॉइंट्स। ये गलत है, विदाउट एनी एंड पॉइंट्स नहीं हो सकता, हर चीज का एक डेफिनेट यहाँ पे होना चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक वैल्यूज होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, चीजें अगर इनडेफिनेट होगी तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। लास्ट इज योर एनी एक्टिविटी नहीं होता, एक वेल डिफाइंड एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना, टू विच ह्यूमन एंड अदर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटा सा काम करने जा रहे हो उसको भी प्रोजेक्ट बोल दोगे, ठीक है ना। प्रोजेक्ट जो होता है कॉम्बिनेशन होता है आपके रूटीन और नॉन रूटीन टास्क का, जिसके अंदर कई अनसर्टेनिटीज भी होती है जिनको आपको प्लान करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एग्जीक्यूट करना होता है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है तो वो किसको मानेंगे, ऑप्शन बी को। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is the most accurate definition of a project? अब पहले वाले में तो most acceptable थी, इसमें बोल रहा है most accurate definition कौन सी होगी। A planned sequence of activities, an activity that require planning, execution, controlling and monitoring and it is constrained by limited resources. A temporary endeavor undertaken to create a unique product or service, ठीक है। And last is your a planned effort with clear objectives. तो जो accurate definition है ना वो इसकी है ऑप्शन सी, ठीक है, अ टेम्पररी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बेसिकली आपकी किससे अलाइन करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PMI, उनकी जो डेफिनेशन है ना उससे ये आपकी जो ये सी ऑप्शन वाली डेफिनेशन है वो अलाइन करती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपका मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन है वो आपकी प्रोजेक्ट की ये है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स ऑन अ प्रोजेक्ट इज नोन एज अ ट्रिपल कंस्ट्रेंट। तो जो ट्रिपल कंस्ट्रेंट होते हैं प्रोजेक्ट के वो क्या होते हैं आपके, कॉस्ट, टाइम एंड स्कोप, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कॉस्ट, ड्यूरेशन एंड स्कोप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ट्रिपल कंस्ट्रेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ प्रोजेक्ट चार्टर। इट इज ओनली यूज फॉर इन हाउस डेवलपमेंट, नहीं इन हाउस नहीं, जो प्रोजेक्ट चार्टर है ना वो ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, चाहे इन हाउस हो चाहे ऑफ द शेल्फ हो, सबके लिए आपका प्रोजेक्ट चार्टर यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बिजनेस केस ऑफ द प्रोजेक्ट, दिस इज रॉन्ग। बिजनेस केस सब पहले बनता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी में, और जब बिजनेस केस बन जाता है तो टॉप मैनेजमेंट अगर बिजनेस केस से एग्री होता है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करता है और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या लिखता है, प्रोजेक्ट चार्टर लिखता है। तो ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, दिस इज ट्रू। प्रोजेक्ट चार्टर किसको इंक्लूड करता है, स्टेटमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्या है, इट फोकसेस ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड डज नॉट एड्रेस द स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि जो प्रोजेक्ट चार्टर है वो क्या होता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑथराइज करता है प्रोजेक्ट को, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करता है, हाई लेवल ओवरव्यू, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट का स्कोप हो जाता है, ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर्स और की डिलीवरेबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली कैसे एक्ट करता है, एज अ रेफरेंस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इसी को ग्राउंड मान के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आगे की प्लानिंग स्टार्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following is usually not recognized as a phase of a software project management life cycle? तो देखो, एग्जीक्यूशन फेज हमने देखा था, इनिशिएशन फेज हमने देखा था, प्रोजेक्ट क्लोजर फेज भी था, लेकिन देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के अंदर ऑनगोइंग मेंटेनेंस फेज नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये आपका रिकॉग्नाइज फेज नहीं है, ये बेसिकली ऑनगोइंग मेंटेनेंस पार्ट जो होता है वो आपका SDLC का फेज होता है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट चार्टर। देखो, इट आइडेंटिफाइज द हाई लेवल टाइम शेड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट, दिस इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द रिसोर्सेज एंड बजट, ये भी सही है। इट ऑथराइजेस द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट लिस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, दिस इज फॉल्स। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बताता, हाउएवर ये इंक्लूड करता है कि प्रोजेक्ट चार्टर ये जरूर इंक्लूड करता है कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स होने वाले हैं प्रोजेक्ट के, लेकिन उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर इंक्लूड नहीं होती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ठीक है ना, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क इंक्लूड करके रखता है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, बिजनेस केस, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो इसका जो आंसर है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, जो कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क को इंक्लूड करके रखता है। और बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, ठीक है, वो क्या आउटलाइन करता है? प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को, डिलीवरेबल्स को, क्या टाइमलाइन्स रहेगी और जो अदर क्रिटिकल डिटेल्स है, ठीक है ना, जो कि वो जब भी कोई वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर उस प्रपोजल को सबमिट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले उसके बारे में उनको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। नेक्स्ट देखिए, एन ई कॉमर्स कंपनी wishes to deploy customer relationship management software. Okay, it makes a formal invitation from vendors to describe their solution and methodology along with the price for the same. The invitation from the organization is called which one of the following? तो बेसिकली एक बिडिंग प्रोसेस है, कौन सी बिडिंग टेक्निक है? एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि सीआरएम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही है, उसके लिए वो एक फॉर्मल इन्विटेशन बनाती है वेंडर्स के लिए, जहाँ पे वेंडर्स क्या करते हैं, वो अपना सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे और सोल्यूशन के साथ साथ अलोंग वो उसकी क्या प्राइस रहने वाली है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्यों होगा? क्योंकि जो रिक्वेस्ट फॉर बिड है या फिर आप क्या बोले हैं इसको, रिक्वेस्ट फॉर जो कोटेशन होता है उसके अंदर आपका सोल्यूशन ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है। उस केस में वो सिर्फ अमाउंट का पूछते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्राइस का पूछते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करें कि वेंडर सोल्यूशन भी बताए और उसके साथ साथ प्राइस भी बताए, तो उस केस में क्या बनता है आपका? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following is not included in project scope document? Project scope document में deliverables होते हैं क्या? हाँ, deliverables होते हैं प्रोजेक्ट के, फीचर्स और फंक्शंस भी इंक्लूड होते हैं सॉफ्टवेयर के, टाइम शेड्यूल भी होता है, लेकिन देखो प्रोजेक्ट प्लान नहीं होता, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लान नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर आपके डिलीवरेबल्स आ जाएंगे, फीचर्स फंक्शंस आ जाएंगे, टाइम शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट एंटायर प्रोजेक्ट प्लान कभी भी प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द प्रोजेक्ट टीम मेंबर insist on including a feature in the software being developed that he believes would be liked by the customer, though it is not a part of the project scope. This feature can be an example of which one of the following. अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये दो टर्म्स मैंने इसलिए आपको पहले नहीं बताई थी। देखो दो टर्म्स होती है, एक होती है स्कोप क्रीप और एक होती है गोल्ड प्लेटिंग। जब आपके कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो दो चीजें हो सकती हैं कि या तो कस्टमर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट लेकर आए जो प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर नहीं है, ठीक है ना, ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर नहीं है, वो एक तरीके से अब्रप्टली कस्टमर जो भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है वो अपनी एक रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है जो उस प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर इंक्लूड नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, जो डेवलपर है, ठीक है ना, जो उस प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट के काम कर रहा है, ठीक है ना, जो उसको डेवलप कर रहा है, वो डेवलपर कोई एक ऐसा टास्क या वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट या फीचर उसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करना चाह रहा है जो कि प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर नहीं है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि एक अननेसेसरी कह सकते हो आपकी, एक अननेसेसरी जो फीचर है वो इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं, या तो कस्टमर के थ्रू इंक्लूड होना चाह रहा है या डेवलपर के थ्रू इंक्लूड होना चाह रहा है जो कि प्रोजेक्ट स्कोप का हिस्सा नहीं है, तो उनको कुछ बोला जाता है। तो अगर ये जो फीचर है अगर डेवलपर के थ्रू इंक्लूड करवाया जा रहा है तो उसे कहा जाता है गोल्ड प्लेटिंग, अगर डेवलपर के थ्रू करवाया जा रहा है। और अगर कस्टमर के थ्रू करवाया जा रहा है तो इसको कहा जाता है स्कोप क्रीप। तो ये ध्यान रखना, अभी हमसे पूछा है कि वन ऑफ योर प्रोजेक्ट टीम मेंबर तो क्या हो गया? डेवलपर हो गया जो कि एक फीचर इंक्लूड करवाना चाह रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है ना, और उसको लग रहा है कि ये कस्टमर को अच्छा लगेगा, जबकि कस्टमर से भी कुछ पूछा नहीं गया है और ये कोई प्रोजेक्ट स्कोप का भी हिस्सा नहीं है, कोई एक अलग ही फीचर आप इसमें ऐड करवाना चाह रहे हो। तो ये इस तरीके का फीचर किसका एग्जाम्पल होता है? आपका गोल्ड प्लेटिंग का, अगर डेवलपर के थ्रू ऐड करवाना चाह रहे हो और कस्टमर के थ्रू ऐड हो रहा है तो उसको किसका हिस्सा हो जाता है? वो स्कोप क्रीप का। तो अभी डेवलपर के लिए पूछा तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द following most closely describe the sequence of phases of a project management life cycle. तो आई थिंक इसका आंसर तो अब आप सब बता ही देंगे, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होने वाला है।
नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट यूजुअली डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्लान ये तो देखो चेंज होता ही है, मैंने आपको बताया ही है, जब आपका एग्जीक्यूशन फेज चलता है तब प्रोजेक्ट प्लान रिवाइज हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी रिवाइज हो सकता है, बट देखो प्रोजेक्ट चार्टर जो है ना वो समहाउ एक फिक्स डॉक्यूमेंट होता है जो कि चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, in which phase the project management life cycle most of the project funding is likely to be spent। तो देखो सबसे ज्यादा फंडिंग कहाँ पे आपकी स्पेंड होगी, एग्जीक्यूशन फेज में, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो एक्चुअल में यूज आ रहे होंगे, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, Which one of the following document is not developed during the project initiation phase? तो देखो प्रोजेक्ट चार्टर होता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता है, बिजनेस केस होता है, लेकिन प्रोजेक्ट प्लान नहीं बनता, वो तो प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज के अंदर आएगा। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज में आपका प्रोजेक्ट प्लान जो डॉक्यूमेंट है वो डेवलप नहीं होता। तो आप देखिए, अगर आपने लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा ना तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं गारंटी देती हूँ आपको अपने आप ही इनके आंसर्स पता चल गए होंगे। लेकिन अगर नहीं पता चल रहे तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप वापस से वीडियो को देखिए, चाहे आप 2x की स्पीड पे देखिए अगर आपको स्लो लग रहा है, या 1.5 की स्पीड पे देखिए, पर थोड़ा सा अगर आप चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे ना तो बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया हमारी बुक का, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।